हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट क्लास हुई थी ये 26 फरवरी को और 27, 28 और कल था 1 मार्च। 3 दिन मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पाया। हमारी क्लास डेली सुबह 8 बजे होती है। मैं कुछ कारण से 3 दिन क्लास नहीं ले पाया। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन, जो कि आपका है अध्याय 16, उसका पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो आज हम इसी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड का कक्षा 9वीं विषय विज्ञान है हमारा, अध्याय 16, जिसका नाम है कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन, कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स। उसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, है ना। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पेट्रोलियम का प्रभाजी वाष्पन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। उसका हमने स्टार्ट ही किया था, है ना। और ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए, सामान्य ताप पर सभी द्रव लगातार वाष्पित होते रहते हैं। सामान्य ताप पर जितने सामान्य ताप पर, है ना, हम लोगों ने वहाँ पर ताप बढ़ाया ना कम किया। तो सामान्य ताप पर भी जितने भी द्रव होते हैं, जितने भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उसमें थोड़ा ना थोड़ा वाष्प की क्रिया होती ही रहती है। मतलब वो क्या होता है, जो द्रव होता है वो गैस के रूप में थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है, वाष्पित होते ही जाता है, गैस में बदलते ही जाता है ना। परंतु जब इन्हें गर्म करते हैं तो वाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं तो उस वाष्प की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसको हम लोगों ने लास्ट जो हम लोग का क्लास था उसमें भी हमने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं। वाष्प की यह मात्रा द्रव के क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब क्या बोल दिया, वाष्प की यह मात्रा, वाष्प की मात्रा जो होती है द्रव के क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। द्रव के क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती वाष्प की मात्रा। अब यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है, दूसरा बढ़ता है तो वो कम होता है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कौन किसका व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पर द्रव, यहाँ पर वाष्प की मात्रा द्रव के क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, और वाष्प का मात्रा कम होगा तो द्रव का क्वथनांक ज़्यादा होगा, है ना। अर्थात जिस द्रव का क्वथनांक निम्न होगा उसकी वाष्प अधिक बनेगी, है ना, विपरीत, है ना। उच्च क्वथनांक वाले द्रव की वाष्प कम बनेगी, ठीक है। जिसका क्वथनांक उच्च होगा उसका वाष्प कम बनेगा, जिसका क्वथनांक कम होगा उसका वाष्प अधिक बनेगा। अब ये क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक ताप का वह मात्रा होता है जिससे क्या हो जाता है, कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है। जैसे कि क्या है कि जल, क्या है, जल कब गैस में परिवर्तित होता है, जल को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं तब वो वाष्पित होने लगता है। तो जल का क्वथनांक क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसी को क्वथनांक कहते हैं ना। इस वाष्प को ठंडा करने पर निम्न क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा अधिक होती है और उच्च क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा कम होती है। अगर दो लिक्विड को हम वाष्पित किए तो क्या होगा, जिसका क्वथनांक कम होगा, है ना, जिसका क्वथनांक निम्न होगा उसकी मात्रा अधिक होगी, और जिसका उच्च क्वथनांक होगा उसका मात्रा क्या होगा, कम होगा, है ना। इसे हम दो द्रवों ए व बी के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। इसको ध्यान से देखो कैसे क्या होता है। एक द्रव है अपने पास, द्रव ए, है ना, जिसका क्वथनांक क्या है, निम्न है ना, जिसका क्वथनांक निम्न है, और दूसरा द्रव क्या है, बी, जिसका क्वथनांक उच्च है। अब देखो, अगर उसको हम लोग गर्म करते हैं ना, गर्म करने पर, यहाँ लिखा है ना, गर्म करने पर वो क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है द्रव, और ए और बी दोनों। ए क्या है, निम्न क्वथनांक और उच्च क्वथनांक, तो यहाँ पर वाष्प में परिवर्तित हुआ तो ए का वाष्प ज्यादा प्राप्त हुआ, है ना। देखो, द्रव ए था वो निम्न क्वथनांक का था, तो गर्म करने पर इसका वाष्प ज्यादा हुआ, क्योंकि वाष्प की मात्रा क्या होता है, क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो निम्न मतलब कम था क्वथनांक, तो ज्यादा वाष्प प्राप्त हुआ। वैसे ही द्रव बी है, इसको गर्म करने पर इसका कम वाष्प प्राप्त हुआ, बी का वाष्प कम लिखा है ना। तो ये उच्च क्वथनांक था इसलिए वाष्प क्या हुआ, कम प्राप्त हुआ। ये निम्न क्वथनांक था इसलिए वाष्प ज्यादा हुआ, प्राप्त हुआ, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है इस कारण। अब इसी को यहाँ पर गर्म किए तब हुआ। दूसरा यहाँ पर चीज देखो, ठंडा करने पर, ठंडा करने पर क्या होता है, इसके विपरीत हो जाता है ना। ए की मात्रा, द्रव ए देखो, द्रव ए
है ना। द्रव ए क्या होता है, निम्न क्वथनांक होता है, तो ए की मात्रा यहाँ पर फिर वही ज़्यादा प्राप्त हुआ, और बी का है उच्च क्वथनांक में है तो बी की मात्रा यहाँ पर कम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अपन समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसके आगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो द्रव का क्वथनांक होता है ना, वो क्या होता है, वाष्प की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो द्रवों के बारे में पढ़ा है ना, ए और बी। तो यदि दोनों द्रवों ए व बी को, है ना, यदि दोनों द्रवों ए व बी को पृथक करना हो तो आसवन की प्रक्रिया को बार बार दोहराना होगा। किसकी प्रक्रिया को बार बार दोहराना होगा, ए व बी को अलग करने के लिए आसवन की प्रक्रिया को। आसवन क्या होता है कि द्रव पदार्थों को गैस में बदलने की प्रक्रिया, है ना, आसवन कहलाता है ना। द्रव पदार्थों को गैस में, गैस से पुनः द्रव में बदलने की प्रक्रिया आसवन कहलाता है। हम जानते हैं कि पेट्रोलियम कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, हमने पढ़ चुका है। लास्ट जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, और कई हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होने के कारण ही इसका रासायनिक सूत्र भी नहीं होता है ना, उसी कारण। ठीक है, तो ये है ना, जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है ये पेट्रोलियम, है ना। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण के घटकों को साधारण आसवन विधि के द्वारा पृथक करना कठिन होता है। मतलब जिनके क्वथनांक बहुत कम हो, है ना, जिनके क्वथनांक में अंतर बहुत कम हो, ऐसे द्रवों को मिला दिया जाए तो उसको क्या होगा, आसान जो सामान्य पृथक्करण आसवन विधि होता है उसके द्वारा हम उसको अलग नहीं कर सकते। अतः इसके लिए विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे प्रभाजक स्तंभ कहते हैं। किस उपकरण के द्वारा इसे अलग किया जा सकता है, निम्न क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है, ऐसे द्रवों को अलग करने के लिए प्रभाजक स्तंभ जैसे विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों को जिनके क्वथनांक के मध्य बहुत कम अंतर होता है पृथक करने की विधि क्या कहलाती, प्रभाजी आसवन, है ना। जिन द्रवों के क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, ऐसे द्रवों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, प्रभाजी आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रभाजी आसवन कहलाती है। और यही क्वेश्चन क्या है कि आपके अभ्यास के प्रश्न में जो दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसके चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रभाजी आसवन तब किया जाता है जब द्रवों के खाली स्थान में बहुत कम अंतर हो। यहाँ पर क्या लिखा है, जिनके क्वथनांक के मध्य बहुत कम अंतर हो, तो खाली स्थान में क्या आएगा, क्वथनांक आएगा। क्वथनांक का इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये है, ये देखो, प्रभाजी आसवन तब किया जाता है जब द्रवों के क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसके आगे। तो स्टूडेंट्स, प्रभाजी आसवन के बारे में हमने देखा कि जिन द्रवों के क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है उनके लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है पृथक करने के लिए। देखते हैं होता कैसे है, ये किस उपकरण जो हम लोग पढ़े थे ना, प्रभाजक स्तंभ, कैसे इसमें प्रक्रिया होती है। देखिए, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के लिए सर्वप्रथम कच्चे तेल को भट्ठी में गर्म किया जाता है ना। ये देखो, ये कच्चा गर्म तेल है, उसको क्या किया जाता है, भट्ठी में गर्म किया जाता है ना। और वाष्पों को प्रभाजक स्तंभ के निचले भाग में पहुंचाया जाता है। ये प्रभाजक स्तंभ है, देखो इसके निचले भाग में ये गर्म करके यहाँ से गैस को क्या किया जा रहा है, पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वाष्पों का यह मिश्रण स्तंभ में ऊपर की ओर उठता है। जैसे ही हम लोग हाइड्रोकार्बन के इस वाष्प को हम लोग यहाँ डालते हैं तो ये क्या होता है, ऊपर की ओर उठने लगता है। इस स्तंभ में क्या होता है, गैसें ऊपर की ओर उठने लगती है और संघनित होकर द्रव के रूप में नीचे की ओर आता है। तो क्या होता है, फिर ये जाकर के ऊपर की ओर उठता है और एक साथ जब संघनित हो जाता है, मिल जाता है, तो क्या होता है, द्रव में परिवर्तित होकर फिर नीचे की ओर आता है। यहाँ पर देखो, वाष्प ऊपर की ओर जा रहा है, द्रव नीचे की ओर जा रहा है। अब इसको समझना आवश्यक है कि जो निम्न क्वथनांक वाले होते हैं
वो क्या होते हैं, निम्न क्वथनांक वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ऊपर की ओर होते हैं, उच्च क्वथनांक वाले नीचे। और जैसे ही द्रव में बदल करके फिर नीचे आते हैं तो गर्मी होने के कारण फिर वाष्प में बदल कर ऊपर चले जाते हैं। तो निम्न क्वथनांक वाले देखो कैसे अलग होते हैं। निम्न क्वथनांक यहाँ पर 65 डिग्री सेल्सियस तक में जिसका होता है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर पेट्रोल है, पेट्रोलियम गैस हो गया, या ब्यूटेन, प्रोपेन, एलपीजी ईंधन, टायर, है ना, ये सब चीज़ होता है। अब दूसरा जैसे कि इसके नीचे है 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर क्या है, पेट्रोल है, मोटर कार में ईंधन के रूप में शुष्क धुलाई आदि में उपयोग होता है। फिर उसके बाद है नेप्था, है ना, नेप्था में क्या होता है, रासायनिक यौगिक बनाने में इसका उपयोग होता है। और आगे यहाँ पर क्या बोला है, देखो एक प्रश्न आपके इसके आगे पूछा गया है, इसी टॉपिक के आगे आपके बुक में, पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन क्यों आवश्यक है, प्रभाजक स्तंभ में ऊपर की ओर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि पेट्रोलियम जो है कई प्रकार का हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना हुआ होता है फ्रेंड्स, है ना। और वो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हमें अलग अलग उत्पाद देते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें देते हैं। जैसे कि पेट्रोल गैस मिलता है, पेट्रोल मिलता है, नैफ्था मिलता है, केरोसिन मिलता है, गैस तेल मिलता है, डीजल मिलता है, ईंधन तेल मिलता है, उसके कई प्रकार के अवशेष मिलते हैं, स्नेहक तेल, मोम आदि सब मिलते हैं ना। इसी कारण उनको प्रभाजी स्तंभ में पृथक करना आवश्यक है, पहला चीज़। और दूसरा इसने क्या पूछा है आपके बुक में कि प्रभाजक स्तंभ में ऊपर की ओर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो प्रभाजक स्तंभ में ऊपर की ओर जो है पेट्रोलियम गैस प्राप्त होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्रिया होती है कि जो कच्चा तेल होता है उसको गर्म करके क्या किया जाता है, प्रभाजक स्तंभ में नीचे की ओर भेजा जाता है ना। अब ये यहाँ पर वाष्प पहुँच करके क्या होता है, ऊपर की ओर उठने लगता है, ऊपर की ओर उठता है तो संघनित हो जाता है, एकत्र होकर के फिर वो नीचे की ओर गिरने लगता है। तो नीचे की ओर गिरने लगता है तो गर्मी के कारण फिर वाष्प बन के ऊपर की ओर गिरने लगता है, लेकिन सभी नहीं गिरता। जिनका क्वथनांक कम है वो यहाँ पर रुक जाता है। यहाँ पर जिसका 170 तक है, 250 सबसे उच्च क्वथनांक वाला नीचे की ओर आता है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, अलग अलग भागों में वो पृथक हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है आपके क्या बोलते हैं अभ्यास के प्रश्न में, अंतिम प्रश्न जो पूछा गया है 7वां, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद कौन कौन से, इनके क्या उपयोग हैं। तो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनके उपयोग भी बताता हूँ। देखो जैसे पेट्रोलियम गैस प्राप्त होता है, उनका उपयोग किस में किया जाता है, ब्यूटेन, प्रोपेन बनाने में, एलपीजी ईंधन में, टायर उद्योग में उसका उपयोग किया जाता है। और उत्पाद प्राप्त होता है पेट्रोल, जैसे कि है ना, वो क्या होता है, मोटर कार में ईंधन के रूप में, शुष्क धुलाई में भी उसका उपयोग किया जाता है। और फिर नेप्था मिलता है हमको इससे, है ना, जो कि क्या होता है, रासायनिक यौगिक बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। फिर होता है किरोसिन को जानते हो, घरेलू ईंधन में उपयोग किया जाता है, जेट वायुयान में आदि में इसका उपयोग किया जाता है ना। और उसके बाद गैस तेल, डीजल जो होता है भारी वाहन हो गया, रेल इंजन में ईंधन के रूप में हो गया, है ना, जनरेटर में हो गया, इन सब में डीजल का यूज़ किया जाता है। वैसे ही क्या हो गया, स्नेहक तेल और मोम, स्नेहक तेल और मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है, मशीनों में स्नेहक तेल, मोमबत्ती, वैसलीन, ग्रीस एवं जूता पॉलिश में किया जाता है। इसके अलावा ईंधन तेल प्राप्त होता है जो कहाँ पर यूज़ होता है, जहाज़ों में यूज़ होता है, समुद्री जहाज़ों में, है ना, भट्टियों तथा बॉयलरों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। और फिर अवशेष भी प्राप्त होते हैं हमको इससे, है ना। तो अवशेष जो प्राप्त होता है उससे क्या होता है, टार, एल्फाल्ट आदि का उपयोग किया जाता है। जो डामर होता है ना, जिससे रोड बनता है डामर वाला, है ना, तो वही चीज़ इसका अवशेष है ना। तो यही इसमें बताया गया है कि आधुनिक समय में, अब देखो ये पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम कई हाइड्रोकार्बन से मिल करके बना होता है। और इन हाइड्रोकार्बन को अलग करना और उनसे अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, पेट्रो रसायन कहलाता है, पेट्रो रसायन कहलाता है ना। और पेट्रो रसायन का उपयोग आधुनिक समय में बहुत सारे उद्योगों में किया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं पेट्रो रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, ओके स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक, पेट्रो रसायन, पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है। देखो पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन पेट्रो रसायन कहलाते हैं। पेट्रो रसायन किसे कहते हैं, पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन पेट्रो रसायन कहलाते हैं। अभी प्रभाजी स्तंभ में देख रहे थे ना, अलग अलग हम लोगों ने पेट्रोलियम से पदार्थ प्राप्त किए, एलपीजी प्राप्त किया, किरोसिन प्राप्त किया, पेट्रोलियम गैस प्राप्त किया, ईंधन गैस प्राप्त किया। तो ये सब क्या कहलाएंगे, पेट्रो रसायन, क्योंकि पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन ही क्या कहलाते हैं, पेट्रो रसायन कहलाते हैं। पेट्रो रसायन के प्रारंभिक उपयोग की कहानी बहुत ही रोचक है ना। आज जिस स्तर पर हम पेट्रो रसायन को पढ़ रहे हैं
बहुत समय पहले इतना इसके बारे में ज्ञात नहीं था, है ना। तो इसके उपयोग की कहानी बहुत रोचक है। कैसे उपयोग किया जाता था देखो, बहुत पहले के समय में, है ना, बहुत समय पहले खाड़ी क्षेत्रों में पेट्रोलियम धीरे धीरे गड्ढों में स्वतः निकलता रहता था। खाड़ी क्षेत्रों में, जैसे आज का हम लोग बोलते हैं ना सऊदी अरब हो गया, है ना, और इसके अलावा अधिकतर खाड़ी देश में मतलब मुस्लिम देश आते हैं वहाँ पर, है ना। तो उन्हीं देशों में क्या हुआ कि जैसे दुबई हो गया, है ना, ये सभी देश अमीर हैं। क्यों अमीर हैं? ईरान हो गया, इराक हो गया, अमीर इसलिए हैं क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर क्या होता है, पेट्रोलियम निकलता है वहाँ की धरती से, है ना। इसलिए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, निर्यात करते हैं उसका। और पूरा विश्व 2-3 देश तो ऐसे हैं जैसे सऊदी अरब और ईरान जैसे देश, जहाँ पर से बहुत ज़्यादा मात्रा में विश्व के लगभग बहुत सारे देश वहाँ से पेट्रोलियम क्या करते हैं, आयात करवाते हैं। इसी कारण वो देश क्या है, उनका एक अपना ही प्रभुत्व है इस क्षेत्र में। तो पेट्रो रसायन के प्रारंभिक उपयोग की कहानी बहुत ही रोचक है। बहुत समय पहले खाड़ी क्षेत्रों में पेट्रोलियम धीरे धीरे गड्ढों में स्वतः निकलता रहता था। इसमें उपस्थित पदार्थ वाष्पशील होते थे। गड्ढों से कुछ पदार्थ निकलता था, वो क्या होता था, वाष्पशील होता था, मतलब वो द्रव क्या हो जाता था, वाष्प में चेंज हो जाता था, होते थे। अतः कुछ समय पश्चात इसमें एक चिपचिपा पदार्थ बच जाता था। वाष्पीकृत होने के पश्चात क्या हो जाता था, एक चिपचिपा टाइप का कुछ पदार्थ उसमें बच जाता था। इसका उपयोग किस में करते थे? इसका उपयोग नावों को जल रोधी बनाने के लिए किया जाता था। जल रोधी मतलब जल से अलग रखने के लिए, जल के विरुद्ध बनाने के लिए, है ना, नावों को जल रोधी बनाने के लिए किया जाता था। लोगों ने इसका उपयोग मकान बनाते समय, लोग इसका उपयोग किस में किए, मकान बनाते समय ईंट पत्थर जोड़ने के लिए भी किया। लगभग 200 वर्ष पहले पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल हो गया, जिसको अपन क्या कहते हैं, किरोसिन कहते हैं, पृथक किया गया। तब से इसका उपयोग ईंधन के रूप में तथा प्रकाश के लिए बहुतायत में होने लगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। तो देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य पेट्रोलियम से प्राप्त जैली का मजदूरों द्वारा जख्मों और जलने के उपचार हेतु उपयोग किया जाता था, है ना। 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ, पेट्रोलियम से जो जैली प्राप्त होती थी, पेट्रोलियम जो वाष्पीकृत हो जाता था, उसके बाद जो चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता था, उसका मजदूर किसके लिए यूज करते थे, मजदूर उसको जख्मों के लिए और जलने के उपचार के लिए उपयोग करने लगे, है ना। तो इसी के आधार पर, इसके आधार पर ही सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में पेट्रोलियम जैली का उपयोग की शुरुआत हुई, है ना। जब देखा गया कि मजदूर इसका उपयोग कर रहे हैं जलने को, जो शरीर में जलन वगैरह की समस्या होती है ना, उसको या जख्मों को दूर करने के लिए, तो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जैसे कि क्रीम होता है, फेस वॉश होता है, साबुन होता है, शैम्पू होता है, इन सभी सौंदर्य प्रसाधनों में भी किसका उपयोग करना शुरू कर दिया, इन्होंने पेट्रोलियम जैली का प्रयोग करना शुरू कर दिया, है ना। पेट्रो रसायन का उपयोग अपमार्जक रेशे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के उद्योग के निर्माण में किया जाता है ना। जैसे कि हम लोग पॉलीथीन देखते हैं, पॉलिएस्टर, है ना, पीवीसी होता है, जो प्लास्टिक वगैरह जो बनता है ना, प्लास्टिक की चीज़ें, है ना, वो उसमें क्या किया जाता है, पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है, मतलब पेट्रोलियम से बने उत्पादों का उपयोग किया जाता है। आज विभिन्न क्षेत्रों में प्लास्टिक उत्पादों ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। हमने हर चीज़ हम लोग प्लास्टिक, आप जहाँ भी से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके आसपास सैकड़ों प्लास्टिक की चीज़ें वहीं पर होंगी, आप देख सकते हैं, है ना। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। मैं बता दूं, जिस पेट्रो रसायन टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, आगे चल के आप उसमें चाहे तो करियर भी बना सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्थान अभी है और ये क्षेत्र लगातार तरक्की कर रहा है ना, और लगातार हमारे देश के इकोनॉमी में भी वृद्धि करने का एक प्रयास इस क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है। तो पेट्रो रसायन भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें चाहें तो आप आगे चल के पेट्रोकेमिकल में करियर बना सकते हैं ना। इसको लिए आपको साइंस लेना होगा 11th क्लास में, मैथ या बायो, है ना। फिर उसके बाद एक पेट्रोकेमिकल का कोर्स आता है, उसको आपको करना पड़ेगा, है ना, आफ्टर 12th। इस उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न क्षेत्रों में इससे बनी वस्तुओं का व्यापक उद्योग के कारण इसकी महत्ता बढ़ती जा रही है। मतलब इसके उद्योग कारखानों में व्यापक रूप से प्रयोग होने के कारण इसका महत्ता, मतलब इसका महत्व क्या होते जा रहा है हमारे
समाज में बोले या औद्योगिक क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इसका महत्व पेट्रोकेमिकल का, पेट्रो रसायन का बढ़ता जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चूँकि क्या होगा कि पेट्रो रसायन के उद्योगों का प्रयोग, उत्पादों का प्रयोग करके हम प्लास्टिक बनाते हैं, तो प्लास्टिक जो बनाते हैं उसको क्या करना, क्या होता है कि वो नष्ट होने में क्या होता है, बहुत टाइम लेता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों द्वारा प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो उसका हम क्या कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पुनः चक्रण कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिसाइकलिंग, मतलब कैसे उसका फिर से उपयोग कर सकते हैं, जो प्लास्टिक हमारे लिए अनुपयोगी हो चुका है उसका। तो प्लास्टिक का पुनः चक्रण, रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, प्लास्टिक का पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। क्या होता है देखते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं उपयोग करने के पश्चात इधर उधर फेंक दी जाती है। ऐसा ही होता है अक्सर, हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों को उपयोग कर देते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि गलत आदत है हमारी, है ना। किंतु ये मिट्टी में अब घटित नहीं हो पाती, और ये मिट्टी में अब घटित नहीं हो पाती, जैसा का वैसा वो बना रहता है और प्रदूषण का कारण बनता है फिर, है ना, जिसके कारण इनको नष्ट करना अथवा इन्हें पुनः उपयोग में लाने लायक बनाना आवश्यक हो जाता है। देखो प्लास्टिक का जो चीज़ होता है उसको अपन उपयोग करने के पश्चात फेंक देते हैं, वो नष्ट नहीं होता। तो इसलिए या तो उनको नष्ट करना या उनको उपयोग में लाने लायक बनाना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, नहीं तो फिर प्रकृति को बहुत ज़्यादा मात्रा में वो नुकसान पहुँचाएगा, है ना। अनुपयोगी प्लास्टिक की वस्तुओं को उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को प्लास्टिक का पुनः चक्रण कहते हैं। अनुपयोगी प्लास्टिक की वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, पुनः चक्रण कहलाता है। और आपके पाठ के बीच में क्वेश्चन दिया गया है कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण किसे कहते हैं। तो प्लास्टिक का पुनः चक्रण किसे कहते हैं कि प्लास्टिक की वस्तुओं को उपयोगी उत्पादों में बदलने को प्लास्टिक का पुनः चक्रण कहते हैं। ये इसका आंसर है यहाँ से, हाँ ठीक है। और सन 1988 में प्लास्टिक उद्योग संस्था के द्वारा विभिन्न प्लास्टिक उद्योगों को पहचान कोड दिए गए हैं ना, अलग अलग प्रकार के प्लास्टिकों के लिए अलग अलग कोड निर्धारित किए गए। अब अभ्यास के प्रश्न में जो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए, उसका चौथा प्रश्न दिया है कि पीवीसी से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4। तो पीवीसी से निर्मित वस्तुओं का जो है पहचान कोड 3 होता है, ध्यान रखें। तो राइट आंसर आएगा इसका सा 3, ठीक है। देखते हैं इसके आगे। देखिए यहाँ पर प्लास्टिक का पुनः चक्रण करने से पहले प्लास्टिक उत्पादों को उनके पहचान कोड के अनुसार अलग अलग किया जाता है। इनके पहचान कोडों को 7 समूहों में बांटा गया है, मतलब अलग अलग प्लास्टिक के हिसाब से उनको अलग अलग पहचान कोड दिए गए हैं। उनको 7 प्रकार से बांटा गया है, 7 पहचान कोड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिया गया है, ठीक है। पहचान कोड में संख्या को 3 तीरों के प्रतीक के मध्य रखा जाता है। देखो जैसे ये है 3 तीर है, उनके प्रतीक के मध्य पहचान कोड रखा गया है ना। समान कोड वाले प्लास्टिक का पुनः चक्रण एक साथ किया जाता है। जैसे जिसका जैसे 2 प्लास्टिक हुए उनका सेम है कोड, है ना, 2, 2 है या 3, 3 है, 4, 4 है, तो सेम टाइप के समान कोड वाले प्लास्टिक का पुनः चक्रण एक साथ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ईंधन का दहन, है ना, कॉम्बशन ऑफ फ्यूल्स। तो ईंधन का दहन किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि वस्तु के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वस्तु को अगर जलाना है तो बिना ऑक्सीजन के नहीं जलता, ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होती है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वस्तु का जलना दहन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वस्तु का जलना दहन कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वस्तु का जलना दहन कहलाता है। आपके अध्याय के मध्य में क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि दहन किसे कहते हैं, समझाइए। तो दहन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वस्तु का जलना दहन कहलाता है। दहन की प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसको ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब देखिए, कोयले के दहन की प्रक्रिया में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। कोयले के दहन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में है ना, कोयले के दहन की प्रक्रिया में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। दहन बोल दिया, दहन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले को जलाने पर क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कोयले से मिलता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है ना। तो और यहाँ पर देखिए, यदि कोयले का दहन ऑक्सीजन की आंशिक मात्रा में हो, आंशिक मात्रा मतलब बहुत कम मात्रा में हो, है ना, आंशिक मात्रा मतलब बहुत कम मात्रा में हो, यदि कोयले का दहन ऑक्सीजन की आंशिक मात्रा मतलब बहुत कम मात्रा में हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। देखो कार्बन और ये हाफ O2 है ना, तो ये क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, कोयले के दहन के पश्चात बचे अवशेष को राख कहते हैं। कोयले का जब दहन हो जाता है तो उसके बाद जो अवशेष हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, राख कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और राख बनती। देखो ये ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बना, और जब अवशेष बनता है तो क्या होता है, राख कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है। इस प्रकार हमने देखा कि ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और राख बनती है, जिनकी अधिक मात्रा क्या करती है, पर्यावरण को प्रदूषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो चाहे राख हो, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है, उनको प्रदूषित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर देखते हैं, आप अभ्यास के प्रश्न में 5वां प्रश्न दिया गया है आपके बुक के पीछे। जीवाश्म ईंधन के अधिक उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को बताइए। जीवाश्म ईंधन के अधिक उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को बताइए। मतलब जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने से पर्यावरण को क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर हमको बताना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी क्वेश्चन का आंसर है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव। तो पर्यावरण का प्रभाव कैसे पड़ रहा है जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग का, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही टॉपिक में है। जीवाश्म ईंधन कार्बनिक पदार्थों का रूपांतरण है ना। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का रूपांतरण होता है ना। कार्बनिक पदार्थ अलग अलग रूपों में हमको प्राप्त होता है, जिसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं ना। बढ़ते औद्योगिकीकरण मतलब उद्योगों का तेजी से निर्माण। बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण जीवाश्म ईंधन का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। जीवाश्म ईंधन पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, है ना, तो इन सभी का लगातार उपयोग बढ़ता जा रहा है। यदि इसी तरह जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते रहे तो पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, है ना। जैसे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, अब देखो इसको पॉइंट्स में अपन देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, ईंधन को जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है उसका कुछ भाग तो हरे पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लिया जाता है, परंतु ज़्यादातर भाग पौधा घर प्रभाव उत्पन्न करता है ना, जिसको क्या कहते हैं अपन, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। देखो क्या होता है, जीवाश्म ईंधन का अपन प्रयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन से आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा तो क्या करते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में यूज कर लेते हैं, परंतु जो बचा हुआ शेष भाग होता है वो क्या करता है, हमारे पर्यावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण प्रभाव का। ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है। अभी हम लोगों ने देखा ना कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से क्षति पहुंचाता है पर्यावरण को। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा तीव्रता से घुलती है ना। रक्त जो होता है उसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती है, RBC होती है, WBC होती है और HB होती है।
ये क्या होता है, रेड ब्लड सेल, ये वाइट ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन, इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा रक्त बना होता है। तो ये विषैली गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है ईंधन के दहन से, वो क्या होता है, हमारे रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की अपेक्षा तीव्रता से घुल जाता है। ऑक्सीजन तो इसमें घुलता ही है, पर ऑक्सीजन से तीव्र गति से, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा तेज क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड घुलती है। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा रक्त में अधिक हो जाए, है ना, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा रक्त में अधिक हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो इस प्रकार से इतना ज़्यादा प्रभाव हमको करता है। ठीक है, अब तीसरा अपन देखते हैं, तीसरा पॉइंट, तापीय संयंत्रों में कोयले के दहन से उत्पन्न होने वाली राख। अब हम लोगों ने देखा ना, कोयले के दहन से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, फिर राख बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, तापीय संयंत्रों में कोयले के दहन से उत्पन्न राख आसपास के क्षेत्रों में उड़ती है ना, उसके उड़न राख, जिसको अपन क्या कहते हैं, फ्लाई ऐश कहते हैं, है ना। यह फेफड़ों को संक्रमित करके सिलोकोसिस, है ना, सिलोकोसिस बीमारी उत्पन्न करती है। राख जो होता है क्या होता है, फेफड़ों को हमारे प्रभावित करता है, उसको संक्रमित कर देता है, और कौन सा रोग हो जाता है, उसके कारण सिलोकोसिस रोग हो जाता है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिससे फेफड़ों की क्षति पहुंचती है। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, ईंधन में पाए जाने वाले नाइट्रोजन तथा सल्फर का दहन के पश्चात उनके ऑक्साइड में बदल जाते हैं। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है ना, जिनके वर्षा के जल में घुलने के कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा तो आप जानते ही होंगे, है ना, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो सल्फ्यूरस एसिड होता है ना, ईंधन के दहन के कारण उत्पन्न होता है। और वही क्या होता है, जब वर्षा होती है तो वर्षा के समय ये गैसें क्या होती है, वर्षा के जल में घुल जाती है ना, जिसके कारण वर्षा का जल क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो इसी को अपन कहते हैं अम्ल वर्षा, है ना। तो अम्ल वर्षा क्या करता है, जैसे कि हमारे खेतों में हम जो फसल लगाते हैं ना, उसके ऊपर ये प्रभाव डालता है, उसको वृद्धि को रोकता है ना। त्वचा से संबंधित कैंसर और त्वचा से संबंधित जो बीमारियां होती है, इसी के कारण होती है, अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जीवाश्म ईंधन का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना, जीवाश्म ईंधन का संरक्षण। तो इसमें देखते हैं, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसे बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। हम लोगों ने देखा कि कोयला, पेट्रोलियम में सब क्या होता है, करोड़ों वर्षों में बनते हैं, है ना, बनते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं इसको बनने में। दूसरी ओर इसके ज्ञात भंडार सिर्फ कुछ सौ वर्षों के लिए और चलने वाले हैं। अभी तक जो पेट्रोलियम और कोयला के कुछ ज्ञात भंडार हैं, मतलब किन्हीं किन्हीं स्थानों पर पाए गए हैं, तो उनको हम लगातार उपयोग कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो नष्ट होना ही है ना, तो वो कुछ सौ वर्षों तक ही वो चलेंगे, है ना। हमें इसके दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमारे द्वारा इसके संतुलित उपयोग करने पर ही भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध हो सकेगा, नहीं तो उनके लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमारे अभ्यास के प्रश्न में 6वां प्रश्न जो दिया गया है वो क्या है, जीवाश्म ईंधन का संरक्षण आवश्यक है, समझाइए। तो जीवाश्म ईंधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसे बनाने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। दूसरी ओर इसके ज्ञात भंडार सिर्फ कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं। हमें इसके दुरुपयोग रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमारे द्वारा इसके संतुलित उपयोग करने पर ही भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध हो सकेगा, इसलिए जीवाश्म ईंधन का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, अब देखो इसको कुछ पॉइंट्स में देखते हैं कि अपन जीवाश्म ईंधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, इनके उपाय देखिए। तो पहला पॉइंट है, जीवाश्म ईंधनों का दुरुपयोग को रोकने के उपायों की जानकारी समुदायों को देनी चाहिए, है ना। समुदाय के लोगों को, मतलब लोगों के एक बहुत बड़े समूह को हमको क्या करनी चाहिए, इसके दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताने चाहिए, है ना, जिससे इसका दुरुपयोग रुक सके। दूसरा क्या है कि प्लास्टिक का उपयोग सीमित होने चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर ही हमें प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक का पुनः चक्रण करना आसान नहीं होता, और वो क्या होता है, मिट्टी में अपघटित नहीं होता है ना। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए
कोयला खनन हेतु नए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कोयले की संपूर्ण मात्रा प्राप्त हो सके तथा अनावश्यक हानि ना हो। जो नया वैज्ञानिक तरीका है कोयले खनन का, उसमें क्या किया जाता है कि जितना भी कोयला होता है उसको पूरी मात्रा निकाल ली जाती है। तो उससे क्या होता है, कोई भी अनावश्यक उसमें बचता नहीं है ना, कोयला बचता ही नहीं, तो उसका अनावश्यक उपयोग होता ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से अपन संरक्षित कर सकते हैं ना। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट, वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस है ना, जो सीएनजी होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, का उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्यों प्राथमिकता देनी चाहिए? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन व सल्फर नहीं पाया जाता जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है, इसलिए सीएनजी का उपयोग को हमें बढ़ावा देना चाहिए संरक्षण के लिए, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वाहनों के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के लिए वाहनों के समुचित रख रखाव पर जोर देना चाहिए, है ना। मतलब वाहनों में अगर पेट्रोलियम और डीजल वगैरह का हमें क्या करना है कि उसमें उपयोग कम हो, है ना, या खपत कम हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने वाहनों का उचित देखभाल करना चाहिए, रख रखाव करना चाहिए, है ना। उससे हमारा भी लाभ होगा, ठीक है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति है PCRA, जो कि क्या करता है, पेट्रोलियम को संरक्षित कर सके ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशा में उपयोग करता है, उसका रिसर्च करता है PCRA, है ना, ठीक है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एकेडमी, है ना। तो इसका गठन किया गया है। वो क्या करता है, उसका काम क्या है, लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार का पेट्रोल या फिर डीजल बचाएं, किस प्रकार पेट्रोल या डीजल हमें गाड़ी चलाते समय बचाना चाहिए। इसका सलाह हमें कौन देता है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति PCRA। तो उसकी सलाह क्या है अब देखते हैं, ठीक है। पॉइंट्स में देखते हैं कि उनकी सलाह क्या है, ठीक है। अब देखिए, पेट्रोल और डीजल की खपत को हम रोकने के लिए PCRA हमें क्या सलाह देती। तो पहला है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी मध्यम और एक समान गति से चलाना चाहिए। देखो, गाड़ी अगर हम लोग क्या करते हैं, स्लो चलाते हैं ना, तो फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारा, है ना। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, मध्यम गति से चलाना चाहिए, तेज़ नहीं चलाना चाहिए, है ना, उससे दुर्घटना होने की संभावना होती है। और एक समान गति से चलाना चाहिए, बार बार उसका स्पीड चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए मध्यम गति ठीक होता है, ठीक है। और दूसरा जो है, यातायात सिग्नल पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं अपन, कहीं पर रुके रहते हैं पर गाड़ी का इंजन चालू रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि लगातार हमारे गाड़ी में जो फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसका यूज़ तो होता ही रहता है ना। तो हमको इंजन को बंद कर देना चाहिए ताकि क्या हो सके, उसको खपत रुक सके, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर है, टायरों का दाब सही रखिए। टायरों का दाब सही रखने से गाड़ी सही चलता है और ईंधन का सही प्रयोग होता है ना। और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करें। मतलब नियमित रूप से हमें क्या करना चाहिए, समय के पश्चात गाड़ी की जांच करानी चाहिए, या फिर उसका जो भी रख रखाव होता है उसको हमको सुनिश्चित करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये अध्याय जो 16 था कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन हमारा कंप्लीट हो गया 16 अध्याय। प्रश्नों के उत्तर भी हम लोगों ने बीच बीच में पढ़ते पढ़ते ही कंप्लीट कर लिए टॉपिक वाइज, है ना। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट अध्याय रोज की तरह सुबह 8 बजे, जो कि है अध्याय 17 प्राकृतिक आवास, है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर कल सुबह 8 बजे।